अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज सबसे पहले आपको बताएं कि अजमराई अहमदी को अमरीकी इंटेलिजेंस की जानिब से दाइश के दहशतगर्द के तौर पर गलत तौर पर शनाख्त किया गया था। 29 अगस्त को अहमदी की सफ़ेद गाड़ी को 8 घंटे तक निगरानी में रखा गया और उसके बाद मिसाइल से निशाना बनाया गया, लेकिन इस हमले में 7 बच्चे और 3 बालिग अफराद भी हलाक हुए। इस अफसोसनाक गलती के नतीजे में एक ही खानदान के 10 मासूम अफराद का कत्ल कर दिया गया। और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से अपनी गलती तस्लीम कर लेने के बाद मुतासिर खानदान की जानिब से आमने सामने बिठाकर मुआफ़ी और मुआवजे का मुतालबा सामने आ रहा है। अमरीकी फ़ौज के एक आला जनरल ने एतराफ़ किया है कि यह हमला एक गलती था और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि हलाक होने वालों के लवाहिकीन से मुआफ़ी के तलबगार हैं। ताहम अहमदी के 22 साला भतीजे का कहना है कि ये काफ़ी नहीं। उनके भतीजे फरशाद हैदरी ने कहा कि अफगान दारुल हुकूमत के शिमाल मगरिब में गुंजान आबादी वाले इलाके कोआ बरगा के जिस घर में ये अफसोसनाक सानहा हुआ, उसी घर में बैठकर अमरीकी हुकाम को आमने सामने मुआफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ मुआवजा भी अदा करना चाहिए। हैदरी, जिसके भाई नासिर और जवान कज़न भी फौत हुए हैं, उनका कहना यह भी है कि उनके साथ अभी तक अमरीकी हुकाम ने कोई बराह रास्त राबिता नहीं किया है, बावजूद इसके कि उनके रिश्तेदार दहशतगर्द नहीं थे। और अब ये बात पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनसे कोई राबिता बराह रास्त नहीं हुआ है। हैदरी ने यह भी कहा कि वो ये चाहते हैं कि अमरीकी हुकाम मिसाइल दागने वाले जिम्मेदारों को पकड़ें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। हैदरी ने बताया कि मारे जाने वाले अफराद में से बेशतर ने अमरीकियों के साथ काम कर रखा था और साथ ही साथ हैदरी ने यह भी बताया कि उनके चचा ने बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ काम किया है। अपनी मौत के वक्त भी अहमदी एक अमरीकी इमदादी ग्रुप के लिए काम कर रहे थे, वो हरगिज़ भी एक दहशतगर्द नहीं थे। नाज़रीन, हैदरी ने कहा कि तमाम मुतासरीन को इनखला के कागजात मौसूल हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो लोग जल्द अमरीका जाएंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने कहा कि अमरीकी हुकाम ने काबुल के करीब गाड़ी को एक ऐसे मकाम पर देखा था जहां से ख्याल किया जा सकता था कि दाइश के कारिंदे काबुल एयरपोर्ट पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस ड्रोन हमले से 3 रोज़ कबल दाइश के खुदकुश बमबार ने एयरपोर्ट पर 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत कई अफराद को हलाक कर दिया था। उन्होंने ये तस्लीम किया कि इस खास सफ़ेद गाड़ी के हवाले से हमारी इंटेलिजेंस गलत थी। ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है जो अमेरिका की जानिब से किया गया है और ये एक बहुत बड़ी गलती है जो उनके इंटेलिजेंस की गलत मालूमात की वजह से हुई है। लेकिन अब इस गलती का कफ़ारा जो है अदा करने के लिए कहा जा रहा है। उनके जो घर वाले हैं वो खून बहा भी मांग रहे हैं, जो उनके कज़न हैं अहमदी के, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारी जगहों से ये इत्तलात आ रही हैं कि वो ये भी चाह रहे हैं कि उनको अमरीका में रिहाइश भी दी जाए। अब ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, शफीक अहमद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला है। शफीक साहब, पहले तो ये कि इस तरह से एक बहुत बड़ी गलती का किया जाना, किसी को दहशतगर्द समझ लेना, उसके बाद उसकी रेकी बहुत दिन तक करना और फिर बाद में सारे मामले के जब इंसानी जाने, बेगुनाह इंसानी जाने इसमें ज़ाया हो जाएं, इसका इतराफ़ कर लिया जाना, आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये एक दफ़ा नहीं है अमेरिका का, इससे पहले बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है और उनकी मिसालें मैं दे सकता हूँ। कुंदूज़ के अंदर एक मदरसे पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बम गिराए जिसमें बहुत सी जानें ज़ाया हुई और बहुत से इनोसेंट मासूम लोग थे उसमें। इसके अलावा कंदहार में उन्होंने बारात के ऊपर बॉम्बिंग की, फिर माफ़ी मांगी। उसके अलावा जब अमेरिका ने अपना यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया 2001 में, तो चौथे रोज जो मुझे तारीख भी याद है वो तकरीबन बनती है 11 अक्टूबर 2001। उन्होंने वहां पर 907 किलोग्राम एक बॉम्ब गिराया काबुल के अंदर, जिसमें सैकड़ों लोग बेचारे शहीद हुए। तो उन्होंने उस पर भी माफी मांगी। तो ये इनका बहुत पुराना मसला है, अभी का नहीं है। पैसे का ऑफर करना, चूंकि डॉलर छापते हैं, वो दे सकते हैं, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने ऑफर की है, लेकिन जो मैं चूंकि उस घर में खुद गया हूँ, तो उसमें एक जो है जो ज़मरे अहमदी है, उसका भाई है, जिसके 3 बच्चे उसमें शहीद हुए, उसमें एक शेरख्वार बच्चा भी शामिल था। तो वो डेफिनेटली इस तरह की माफी को शायद वो नहीं मान रहे और वो वो दियत की बात भी कर रहे हैं, कसास की बात भी कर रहे हैं। एक जो मामू है
وہ تو بالکل قصاص کی بات کر رہا ہے. جو احمدی کا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چلے ہم اس میں دیت بھی شامل ہو جائے, ہم پیسے بھی لے سکتے ہیں اور ہمیں سیٹل بھی کیا جائے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ جنگی جرائم میں شامل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وار کرائم ہے اور اس طرح کی باتوں کو انیشیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا کیوں خاموش ہے اس طرح کی معاملات پہ؟ آپ کسی انوسنٹ کو مار دیں الزام لگا کے, تو پہلے تو وہ الزام دھوتے رہے کہ جی ہم داعش کے ساتھ نہیں, ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. جب الزام دھل جائے تو آپ 7 بچوں کو, اس میں دیکھیں ایک شیر خوار بچہ بھی شامل ہے. تو دنیا کے جتنے بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں قوانین, اس میں جنگی جرائم میں یہ شامل ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیس ضرور انیشیٹ ہونا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں پہ معافی مانگنا از ناٹ انف. ٹھیک ہے, معافی مانگنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ترک بھی ہونی چاہیے. بالکل شفیق صاحب آپ نے بجا فرمایا, لیکن کچھ ڈرونز کو لے کر ہم بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم اس ڈرون حملے ہی کے حوالے سے بھی ذکر کر رہے ہیں جس کی ابھی انٹیلیجنس اطلاعات غلط تھی اور یہ سارا نقصان ہوا وہاں پر. ایسا نقصان جیسا کہ آپ نے گفتگو میں آغاز میں خود بھی کہا کہ کوئی پہلا نقصان نہیں ہے جو ڈرونز کی وجہ سے ہوا ہو, ایسا بہت بار پہلے بھی ہو چکا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس کا استعمال جاری ہے؟ پچھلے 16 سال میں ہم نے دیکھا ہے جب سے اس کا استعمال شروع کیا گیا اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج بھی نہیں نکلے ہیں, نہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو ابھی تک امریکہ کے نزدیک ایک اچھی حکمت عملی کے طور پر لیا جا رہا ہے, اس کا استعمال ترک نہیں کیا جا رہا ہے؟ شفیق صاحب دیکھیں ڈرون کا استعمال بہت سی جگہ پہ بہت اچھا رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں کہ یہ ہر جگہ پہ ناکام رہا ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈرون کا جو معاملہ ہے ہم بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیں. جس طرح کہ آرمینیا کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو اس کے اندر ڈرون کا استعمال ہوا, وہ آذربائیجان نے کیا اور اس کا استعمال بڑا مثبت رہا, وہ ایک الگ ایشو ہے. جو معاملہ امریکہ کا جو انہوں نے ڈرون کا استعمال کیا کئی جگہ پہ, تو وہ تو بہت جگہ پہ بہت غلط استعمال اس کا ہوا ہے. اس کا چاہے وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہو یا افغانستان کے اندر ہو, جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں جس میں انوسنٹ لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے کہیں پہ دہشت گرد, کہیں پہ کچھ اور لوگ بھی جو ان کے ٹارگٹ تھے, ہدف تھے, وہ پورا ہوا ہے. لیکن اوور آل اس میں جو سویلین کیجویلٹی ہے اس کا بڑا احتمال رہتا ہے. اور اس کی مثال جو ابھی ہوئی ہے کابل کے اندر, تو وہ بہت بڑا ایگزامپل ہے جس پہ پہلے الزام لگایا گیا. اور دیکھیں یہ آن ریکارڈ ہے کہ پینٹاگن کہتا ہے کہ جی وہاں پہ 2 ایکسپلوژن ہوئے, ایک جو ہل فائر ڈرون سے اٹیک کیا گیا اس کا دھماکہ ہوا, اس کے ساتھ جو ایکسپلوسیو گاڑی کے اندر تھا تو وہ دھماکہ ہوا, لہٰذا 2 دھماکے کہے, جس کے بعد میں اب تردید بھی کی ہے, معافی بھی مانگی ہے. لہٰذا اس طرح کے تو بہت سے انسیڈنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جب تک آپ اس طرح کے معاملات کے اوپر انکوائری انیشیٹ نہیں کرتے, جنگی جرائم میں اس کو شامل نہیں کرتے, تو یہ مافیا مانگتے رہیں گے بہت سے لوگ. اور اس طرح کے غلط وہ جو اٹیک ہے اہداف اس میں سویلین جانے جائیں گی اور وہ ہوتی رہے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کیس پراپرلی انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جائے گا اس طرح کے جنگی جرائم کا, تب تک یہ معاملات یہ حل نہیں ہوتے. ڈرون کا اچھا استعمال بھی ہے, ٹیررزم کے خلاف افیکٹو بھی ہے, لیکن بہت غلط استعمال بھی ہوا ہے. اور ڈرون ٹیکنالوجی امریکہ کی بہت اچھی نہیں ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں تو ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی دنیا میں بیسٹ مانی جاتی ہے, لیکن امریکہ کی اس طرح کی اچھی نہیں ہے. صحیح. اچھا شفیق احمد صاحب کچھ یہ فرما دیجیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کو ابھی بھی اپنی جو انٹیلیجنس اطلاعات ہیں جو اکثر آپ نے خود کہا کہ غلط بھی ثابت ہوئی ہیں, بہت زیادہ اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے, ابھی بھی ٹرانسفر آف پاور جب ہوا ہے افغانستان کے اندر دوحہ معاہدے کے تحت ہوا ہے, جس بھی طریقے سے ان کے مطابق کہ جی کابل میں جلدی آ گئے طالبان یا جو بھی ہوا, وہ ساری سچویشن بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے طالبان کے ساتھ امریکہ کی جانب سے تو معاملات جو ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہمیں آئندہ آنے والے کچھ وقت میں دکھائی دے امریکہ کی جانب سے؟ میں نہیں سمجھتا. امریکہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہا. امریکہ جاتا ہے, بلکہ دیکھیں امریکہ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ یہاں پہ سول وار ہو. یہ ہم باتیں سنتے تھے بہت پہلے سے کہ جی اگر امریکہ چلا گیا سول وار ہوگا, یہاں پہ بہت خون خرابہ ہوگا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کابل میں ابھی 3-4 ہفتے رہ کے آیا ہوں. الحمدللہ کہ وہاں وہ خرابی بالکل بھی نہیں ہوئی جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا. ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے. دیکھیں I'm sorry let me be very clear, دیکھیں داعش کا جو بننا ہے, داعش کا
यहाँ पे रहना है अफगानिस्तान के अंदर, उससे बहुत बड़े सवालिया निशान हैं कि वो कैसे दाइश यहाँ पे आया। लोग जो इशारा कर रहे हैं तो वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अमेरिका कोई कॉपरेट करने के लिए तैयार है तालिबान के साथ, बल्कि उन्होंने 9.8 अरब डॉलर भी जो देने हैं, जो कि अवाम के पैसे हैं, वो भी देने से इनकारी है। इसके अलावा प्रेशराइज किया वर्ल्ड बैंक और IMF को कि जी आप भी पैसे रोके जो इमदाद मिलनी थी अफगानिस्तान को गरीब लोगों के लिए। लिहाजा इशू ये है कि जो कॉपरेशन है वो बिल्कुल बल्कि नॉन कॉपरेशन है, और कॉपरेशन तब तक थी जब तक वॉर थी। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान की इकॉनमी ब्लैक इकॉनमी थी, वॉर इकॉनमी थी। वॉर है तो पैसा है, जंग खत्म, पैसा खत्म। अभी वहां पे सिचुएशन बहुत बुरी है। मैं समझता हूं कि जो कि अमेरिका जो अवाम की इमदाद को सियासत की तरफ लेके जा रहा है, जिसका सियासी तौर पे एक अमेरिका डेफिनेटली शिकस्त खा गया है, तो वो उस तरफ उसको लेके जाना चाहता है कि जी जैसे अटैच करना चाह रहा है। दैट इज अ रॉन्ग पॉलिसी। अवाम बहुत गरीब है, दे नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कोई भी कॉपरेशन के लिए तालिबान के साथ तैयार है। ठीक है शफीक साहब, जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि आप अभी रहकर आए हैं कुछ हफ्तों के लिए अफ़गानिस्तान में, आपने सिचुएशन को बड़े करीब से देखा है, ख़ास तौर पर जो इस ड्रोन अटैक के बाद हुआ है उसको। मैं ये चाहूँगी कि अमेरिका के बारे में तो आपने तबसरा फरमाया कि वो इस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करना चाहेगा, हमें ऐसी कोई चीज़ होती हुई दिखाई नहीं देगी, चांसेस इसके कम हैं। तालिबान किस तरह से रिएक्ट करेंगे अगर कोई इस तरह की चीज़ अमेरिका की जानिब से दोबारा की जाती है? और अभी ये जो अटैक हुआ था ड्रोन, जिसमें अब खुद तस्लीम किया गया कि इंटेलिजेंस गलती थी, क्या रिएक्शन है तालिबान का? देखिए, तालिबान ने फॉलो किया है वो दोहा पीस एग्रीमेंट को। लिहाजा 31 अगस्त तक जितने भी वाकयात हुए हैं उस पर इन्होंने खामोशी इख्तियार की है। लेकिन उनका रिस्पांस एग्रेसिव भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि वो बहुत से मामलात में उलझे हुए हैं, खसूसन माशी मामला है तालिबान का जो बहुत सीरियस है। इसलिए कि जिस तरह मैंने कहा कि वॉर खत्म, जंग खत्म, पैसा खत्म, तो अभी वहां पे पैसा नहीं है, बैंकों में पैसा नहीं है। लिहाजा तालिबान के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। वो इस तरफ शायद नहीं आए कि वो बराह रास्त टक्कर ले सके या कोई ऐसी बात कर सके। वो कि उन्होंने अपनी इस अफगानिस्तान को छुड़ाया है अमेरिका के उस नरगे से, उसके बावजूद वो नहीं चाहेंगे कि फर्दर वो किसी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री से उलझ सके। इसलिए कि जो कुछ करना था तालिबान ने कर लिया। जो इनकी जिसे आप कह सकते हैं वो बड़ी रसवाई हुई, जग हसाई है कि जी जो अहदाफ के साथ ये अमेरिका आया था यहाँ पर, वो उनको हासिल नहीं हो सके, बल्कि उल्टा उनको इतना नुकसान हो गया। ये 2.26 ट्रिलियन US डॉलर का तो सिर्फ US ने पैसे लगाए हैं। और मैं समझता हूँ कि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो वहां पे कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है। मैं जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरी बातें हुई है, लगता तो ये है कि बहुत से जो फोनी किस्म के 2 नंबर किस्म के कंपनियां बनाई गई, जो कि वॉर के एक होता है पैसे खाने का एक तरीका होता है। इसमें पैसे सबने खाए हैं, इसमें अमेरिका ने पैसे खाए हैं। आई एम वेरी मच श्योर, इसलिए कि जो बहुत से स्कीमें हैं वो स्कीमों की अप्रूवल भी हुई। वो जिया, आपकी राय पहुंची। आप चूंकि अभी कुछ रोज़ पहले ही वापस आए हैं और काफ़ी ज़्यादा वक्त आपने गुजारा जब से तालिबान ने इक़्तिदार संभाला है, उसके बाद आप बेहतर तौर पर सूरत हाल बता सकते थे, आप शेयर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफीक अहमद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे थे। और नाज़रीन, इसी शो में अब हमें आपको लेकर चलना है कनाडा, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की क़यादत वाली लिबरल पार्टी एक बार फिर से आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी है। इब्तदाई नताइज आए हैं अभी, लेकिन ये इब्तदाई नताइज ये बताते हैं कि वो हतमी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन कनाडा में 2 बरस से भी कम अरसे में दूसरी मरतबा एक नई हुकूमत मुंतखब करने के लिए ये आम इंतखाबात कराए गए हैं। ये कोरोना वायरस के हवाले से उठाए जाने वाले बड़े इकदाम के हवाले से आवाम की राय जानने के लिए कराए गए इंतखाबात थे। नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से नुक्ताचीनी का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रूडो को इल्ज़ाम उन पर यह लगाया जा रहा है कि पार्लियामान में वाज़े अक्सरियत हासिल करने की नीयत से ये इंतखाबात कराए गए थे, और लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो वाज़े अक्सरियत हासिल करने में अभी भी नाकाम हो सकते हैं।
आपको बताएं कि कनाडा की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एरन रटोल ने बहरहाल इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने अपने हामियों से खिताब में जस्टिन ट्रूडो को मुबारकबाद भी दे दी है, लेकिन वोटों की गिनती का अभी इब्तदाई मरहला मुकम्मल हुआ है। 42% पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लिबरल्स 156 जबकि कंजर्वेटिव्स को 121 अज़्ला में सबकत हासिल है। वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के लिए ट्रूडो की हिमायत को कम अज़ कम 170 सीटें हासिल करना होंगी। आम इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की आम शख्सियात भी हिस्सा ले रही हैं। लिबरल्स, कंजर्वेटिव, NDP, ग्रीन्स और पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के मजमूई तौर पर 20 पाकिस्तानी उम्मीदवार भी इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रिजल्ट्स कुछ पोलिंग स्टेशन के आ चुके हैं, कुछ के आना बाकी हैं, लेकिन जो अपोजिशन जो है वो ट्रूडो को मुबारकबाद देती हुई दिखाई देती है। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि 6 पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो हैं उन्होंने भी इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। बहरहाल जी, एक पाकिस्तानी ही इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, मौजूद हैं कनाडा में। नाम है इनका बदर मुनीर चौधरी साहब। आप जानते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, नामवर तज्ज़ियाकार हैं, कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर मुनीर चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया आसमा। थैंक यू सर, आप कनाडा से इस वक्त बराह रास्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये फरमा दीजिएगा, पहले तो वो इल्ज़ाम जो बार बार अपोजिशन की जानिब से, दीगर पार्टीज़ की जानिब से ट्रूडो पर लगाया गया कि ये बहुत जल्दी जल्दी जो इंतखाबात कराए गए हैं, इसकी वजह और कुछ नहीं थी, अवाम की हरगिज़ भी कोविड के हवाले से राय अपनी देखना नहीं था, बल्कि ये था कि वो अक्सरियत हासिल कर सकें, भारी अक्सरियत, ताकि वो अपने फैसले जो हैं वो कर सकें। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं कि इतनी कोई भारी अक्सरियत तो इनको मिली नहीं। तो फिर हम क्या देखेंगे कि कंटिन्यूटी रहेगी उन पॉलिसीज़ में जो वो चला रहे थे, या वो पॉलिसीज़ वो ला पाएंगे जो लाना चाह रहे थे अक्सरियत हासिल करने के बाद? जी आसमा, बिल्कुल आप का जो क्वेश्चन है वो यही जब 15 अगस्त को जस्टिन ट्रूडो वजीर आजम कनाडा ने ऐलान किया था कि वो 4 साल की मुद्दत मुकम्मल किए बगैर 2 साल के बाद ही कनाडा के जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं उसके इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। कोई 35-36 दिन दिए गए अपोजिशन पार्टीज को भी कि वो तैयारी करें और 20 सितंबर को वोट जो हैं वो लोगों से कहें कि वो डालें। जस्टिन ट्रूडो का ख्याल यही था, और जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कनाडा के शहरियों को बताया कि वो स्नैप इलेक्शन या मिड टर्म इलेक्शन कह लें उसमें जाना चाह रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि जी मुझे मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसका एक रवायत ये है, यहाँ पे मखलूत हुकूमत नहीं बनती, किसी और पार्टी को साथ मिला के वजारतें तकसीम नहीं होती और इस तरह अक्सरियत नहीं बनाई जाती। इशू बाई इशू जो है वो कोई अपोजिशन की कोई भी पार्टी आगे बढ़ती है और हुकूमत का साथ देती है, बिल की मंजूरी में, बजट की मंजूरी में, या जो भी वहाँ के अमूर होते हैं पार्लिमानी, उनमें मदद करती है। तो इसमें NDP एक तीसरी पार्टी रही है, और अभी भी इस इलेक्शन में भी वो तीसरी पार्टी है, जिसके जो लीडर हैं जगमीत सिंह सौदेशियन, वो हेड करते हैं उसको। तो लास्ट टाइम भी NDP की मदद से ही जस्टिन ट्रूडो अपनी हुकूमत चलाते रहे हैं, क्योंकि 338 के ऐवान में 170 यानी 170 सीटें चाहिए थी, जो लास्ट टाइम भी उनके पास कोई 155-156 सीटें थी। और आज अभी भी जो इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं उनमें कोई 158 सीटें लिबरल पार्टी को मिली हैं। इसके बावजूद कि जस्टिन ट्रूडो बार बार शहरियों से ये अपील करते रहे कि उन्हें मेजॉरिटी चाहिए, ताकि वो जो कनाडा की भलाई, बेहतरी, आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, उनको वो काम नहीं हो पा रहा। कंजर्वेटिव पार्टी तकरीबन वही उतनी सीटें लेकर गई है, 119 की अभी फिगर आई है जो लास्ट टाइम थी। ब्लॉक क्यूबेकवा ने 34 सीटें ली हैं लास्ट टाइम, उनकी 36 सीटें थी। ब्लॉक क्यूबेकवा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये क्यूबेक की एक इलाकाई या सूबाई पार्टी इसको कहा जा सकता है, और क्यूबेक कनाडा का वो सूबा है जहाँ पर अलहदगी के लिए एक रेफरेंडम भी कनाडा में हुआ था। वहाँ पे हिजाब और जो मजहबी अलामात हैं उसके इस्तेमाल पर भी लोकल गवर्नमेंट जो है वो पाबंदी लगाती रही है।
تو اس کی مقبولیت میں تھوڑا سا میں اگر یہ کہوں کہ اس کی مقبولیت میں ٹھیک ہے، کمی آئی ہے تو یہ ٹھیک ہوگا. گرین ٹھیک ہے بدر پارٹی صاحب، جو ہے یہاں کی بالکل جو جہاں جہاں جن پالیسیوں پر لوگوں کو اختلاف ہے وہاں وہاں مختلف جو جماعتیں ہیں ان کی کہیں نہ کہیں مقبولیت میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے. اور ابھی جب یہ انتخابات ہونے جا رہے تھے اس سے پہلے جو سرویز ہوئے اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ٹروڈو کی بھی مقبولیت جو ہے وہ بہت ساری پالیسیز کو لے کر اب بہت زیادہ جگہوں پر کم ہوئی ہے. لیکن اب کچھ کینیڈا کے جو دیگر ممالک سے تعلقات ہیں کچھ ان پر بات کر لیتے ہیں. خاص طور پر ہم بات کریں گے امریکہ کے حوالے سے. ریپبلکنز کے ہوتے ہم نے دیکھا تھا کہ تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہے ہیں، لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بائیڈن کے آنے کے بعد، ریپبلکنز کے آنے کے بعد امریکہ کے اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ بہتر ہو پائیں گے، کچھ مضبوط ہو پائیں گے؟ جی ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ سابق پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، ان کے دور کے درمیان اور دوران جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو سے بہت اچھے ریلیشن نہیں رہے، بلکہ بعض بڑے بڑے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں آپس میں، جو ٹریڈ کے معاملات تھے وہ سسپینڈ ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مرضی کی. حالانکہ کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں. جو نیاگرا فال ہے وہ دونوں طرف سے جب لوگ آ کر دیکھتے ہیں تو رش کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کی سرحدوں پہ کوئی ایسی برڈن فیل نہیں ہوتا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایسا دیکھنے میں آیا تھا کہ کینیڈا کو وہ پسند نہیں کرتے رہے اور کینیڈین پرائم منسٹر سے بہت زیادہ اچھے ریلیشن نہیں ہوئے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ ابھی جو موجودہ صدر ہیں امریکہ کے وہ کینیڈا کی طرف ان کا ایک اچھا رویہ رہا ہے. کچھ جو معاہدے ہیں وہ دوبارہ بحال کیے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ٹھیک جو ہے، تعلقات ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں ہوں ٹھیک گے. ہے، کینیڈا نے اچھے تو کی امید کی ابھی جا جو سکتی پینڈیمک ہے. کچھ بدر منیر صاحب، سرحدیں آپ بھی اپنی کو پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، بہت سارے پاکستانی اس وقت یہ شو بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے پاکستانیز ان میں سے ایسے ہیں جو کینیڈا کی امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہاں تعلیم کے لیے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں، لیبر ہماری وہاں پر جانا چاہتی ہے. ہمارے ایسے نوجوان جن کو لگتا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے کچھ بہتر مواقع ہیں اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کے، وہ جانا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات میں اب ہم کچھ بہتری ہوتی ہوئی دیکھیں گے، خاص طور پر پاکستان سے جو امیگریشن ہے کینیڈا تک اس کو لے کر کچھ بہتری ہوگی سر؟ جی بالکل. ابھی تو اسما 6 جو پاکستانی نژاد کینیڈین ہیں، اقرا خالد، سلمہ زاہد، سمیر زبیری، یاسر نقوی، شفقت علی اور پال شیانگ جو ہیں وہ ابھی کامیاب ہوئے ہیں. پال شیانگ چائنیز پیرنٹس، ان کے چائنیز پیرنٹس ہیں لیکن یہ کراچی میں پیدا ہوئے اور خود کو یہ پاکستانی کہتے ہیں اور یہ امیگریشن لے کر آئے تھے. تو اس طرح 6 پاکستانی اب ہاؤس آف کامنز میں ہوں گے. پاکستان اور کینیڈا کے جو ریلیشن ہیں وہ پہلے ہی بہت بہتر رہے ہیں جسٹن ٹروڈو کے آتے ہوئے. عمران خان جب پرائم منسٹر بنے، جب جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر بنے تو ایک دوسرے کو یہ مبارکباد کے پیغام بھی دیتے رہے ہیں. جو ڈائریکٹ اسٹریم پروگرام ہے اسٹوڈنٹس کا وہ کینیڈا نے لاسٹ لبرل حکومت نے شروع کیا. ابھی بھی جو لاسٹ وزیر امیگریشن تھے، جو منسٹرز تھے، وہ پاکستانی کمیونٹی کی تقریبات میں آتے ہیں، بہت اچھے ریلیشن ہوتے ہیں. اور عمران خان پرائم منسٹر کی وجہ سے جسٹن ٹروڈو جو ہیں وہ پاکستان کو بہت ہی عزت وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اب حالات مزید بہتر ہونے کی توقع ہے. بالکل جی، عمران خان کی وجہ سے خاص طور پر جو ٹروڈو کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کو بہت زیادہ احترام دیتے ہیں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن بدر منیر چودھری صاحب، میرے خیال میں یہ بھی سبھی جانتے ہیں، ٹروڈو کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں. بہرحال بدر منیر چودھری صاحب، کینیڈا سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کینیڈا کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، افغانستان کی صورتحال آپ کو بتا چکے ہیں، تو اب ہم رخ کر لیتے ہیں چائنا کا، جہاں سامان بردار جو خلائی جہاز ہے وہ زیر تعمیر چینی خلائی اسٹیشن کا جو بنیادی حصہ ہے اس کے ساتھ کامیابی سے جڑ گیا ہے. ایک بڑا مشن ہے چائنا کا، لیکن آپ کو بتائیں کہ اب چین کا خلائی مشن جو ہے عملے کے ساتھ خلا میں جائے گا، جو وہاں سامان بردار یعنی جو کہا جائے کہ کارگو خلائی جہاز ہے اس کے ذریعے منتقل ہونے والے 6 ٹن سامان کی خلائی اسٹیشن پر تنصیب کا فریضہ سر انجام دے گا. کتنا اہم ہے یہ مشن جو چائنا کی جانب سے خلا میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس مال بردار جہاز کا اس حصے سے جا کر جڑنا، یہ سارا کیا پروسیس ہے، اس پہ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے.
आपको दिखाते हैं। चीन का सामान बरदार खलाई जहाज त्यानजू 3 कामयाबी से चीन के जेर तामीर खलाई स्टेशन के बुनियादी हिस्से त्यान ही से जुड़ गया है। ये कार्गो खलाई जहाज 6 टन सामान लेकर खला में पहुंच चुका है। इस सामान में शेंजू 13 खिलाई मिशन के अमले के लिए खुराक, जरूरी सामान, खिलाई सूट और जेर तामीर खिलाई स्टेशन के पुर्जे और तहकीकाती आलात शामिल हैं। इस सामान बरदार खलाई जहाज को खिलाई स्टेशन तक पहुंचने और इसके बुनियादी हिस्से से जुड़ने में 6.5 घंटे लगे हैं। इस खिलाई मिशन के कमांडर येंग जेम्बो का कहना है कि त्यानजू 3 भेजने की तैयारियां दूसरे मिशन के साथ साथ जारी हैं। उन्होंने कहा कि हालिया मिशन त्यानजू 2 सामान बरदार खिलाई जहाज से 1 घंटे पहले अपने मुकर्रर करदा मकाम पर पहुंच चुका है और इस मिशन ने जेर तामीर खिलाई स्टेशन से जुड़ने में भी तेजी से काम किया है। त्यानजू 3 के चीफ डिजाइनर जू जिमेई का कहना है कि हमने इस खिलाई मिशन की माली लागत को कम करने के लिए इस सामान बरदार खिलाई जहाज की ट्रैकिंग के लिए खिलाई जहाज से ट्रैकिंग का मंसूबा मनसूख करके एक सादा मॉनिटरिंग के निज़ाम से इसको मॉनिटर किया है और मेरे ख्याल में हमने खिलाई मिशंस के हवाले से सामान की मुंतकिली के लिए नया संगे मील उबूर कर लिया है। बिल्कुल जी, पहले तो कुछ अफराद गए थे, अब कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो भी खला में पहुंचाना है। तो किस तरह से, इसके लिए चाइना एक बहुत बड़ी एफर्ट कर रहा है, अभी तक कामयाब है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हमें आपको अपडेट करना है रूस में हुए वाक़ये पर, जहाँ आप जानते हैं कि एक मुसल्लह शख्स ने फायरिंग की थी और इस फायरिंग से 8 अफराद हलाक जबकि 28 ज़ख्मी हुए थे। नाज़रीन, तलबा और असातिज़ा ने खिड़कियों से कूद कर जान बचाई जबकि हमला आवर इसी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। आपको बताएं कि जो यूनिवर्सिटी है इसका शुमार रूस की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है जो कि मॉस्को से 1300 किलोमीटर दूर वाक़ है। इससे कबल मई में भी रूसी शहर काजान में इसी तर्ज का एक हमला हो चुका है, यानी ये कोई पहला हमला नहीं है अपनी तर्ज का। लेकिन इस हमले की मुमकिन वजूहात क्या हैं, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। आया ये एक इनफरादी चीज़ थी जो इसकी जानिब से की गई है, इस शख्स की जानिब से, स्टूडेंट की जानिब से, या फिर इस हमले के अंदर कुछ और लोग मुलव्वस हो सकते हैं। अभी तक इस बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी हमले के बाद अहले इलाका हैं, जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, वो हैजान की कैफियत में हैं। लवाहिकीन शहदा ने मिलकर गम बांटना और हलाक शुदगान के लिए ताज़ियती फूल भी पेश किए हैं। यहाँ पर फूल रखे गए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान खोई है, लेकिन अभी भी दिखाई ऐसा देता है कि लोगों के हवास जो हैं वो बहाल नहीं हुए हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस तमाम तर वाक़ये को लेकर। रूस में जब इस पर मज़ीद तहकीक होगी, तहकीकात होंगी, पता चलेगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व था। आए स्टूडेंट का एक इनफरादी अमल था, नहीं था, उस पर यकीनन हम आपको आगाह करते रहेंगे, अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी हमें आपको लेकर चलना है स्पेन, जहाँ के एक जजीरे कैनरी में आग उगलते आतिशफशां के लावे ने सैकड़ों घरों को राख कर दिया है। जी हाँ, सैकड़ों घर ऐसे हैं जो बिल्कुल खाकिस्तर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, मिट गए हैं, और हज़ारों लोग जो इनमें रिहाइश पजीर थे वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल होने से किसी किस्म की जो जानी नुकसान है उसकी कोई इत्तला नहीं मिली है। कब से ये आतिशफशां जो है इसमें लावा उबल रहा था, क्या पहले से इत्तला थी? ऑब्वियसली जब लोगों को यहाँ से निकाला गया कुछ मज़ीद इकदाम किए जा सकते थे या भी किए जा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट है, हमारे पास एक पैकेज है, आपको दिखाते हैं। स्पेन में कैनरी जजीरे के आतिशफशां से बहने वाले लावे ने सरकारी हुक्काम को मजबूर कर दिया है कि वो ला पाल्मा जजीरे तक रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इस आतिशफशां से निकलने वाले लावे से महफूज रहने के लिए 6 से 80 हज़ार लोगों को हुकूमत की तरफ से अहकामात दिए गए हैं कि अपने घर छोड़कर नकले मकानी करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि कम्ब्रे विजो आतिशफशां की दूसरी दरार से भी लावे की नदी बह निकली है। 2 रोज पहले फटने वाले आतिशफशां के लावे से 100 से जायद घर जलकर भस्म हो चुके हैं और लावा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। हुक्काम के मुताबिक लावे के बहाव की रफ्तार पहले दी गई इत्तलात से कम है। माहिरीन का कहना है कि जब ये बहता लावा साहिल तक पहुंचेगा तो इससे मजीद धमाके होने और जहरीली गैसेस के बादल उठने के इम्कानात मौजूद हैं।
मकामी इमरजेंसी एजेंसी ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि लावे की नई नदी बहने से एल पैसो के कस्बे को रिहायशियों से खाली करवा लिया गया है। मज़कूरा आतिशफशां से 50 साल बाद लावा बहना शुरू हुआ है, जिसने कई मीटर्स बुलंद आग के फवारे की शक्ल इख्तियार कर ली है। इससे बहने वाले लावे ने इर्द गिर्द के जंगल और रिहायशी इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। लावे से बरवक्त बचने की इत्तलात के सबब यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सैंचेज ने यहाँ अपने दौरे में लोगों से कहा है कि लावे से मुतासरा अफराद की मदद की जाएगी। माहिरीन का ख्याल है कि आतिशफशां से अगले कुछ दिन लावा उगलता रहेगा और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक लावा उगलना बंद करेगा। इलाके में दर्जे हरारत बढ़ चुका है और फजा में धुएं के बादल नुमाया हैं। बिल्कुल जी, लावा अभी भी बह रहा है, कब तक बहता रहेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली जो लोग यहाँ से कहीं और चले गए हैं, मुंतकिल कर दिए गए हैं, घर तो उनके ख़त्म हो चुके हैं। अब देखना यह है कि उनके दोबारा से घरों में बसाने के लिए हुकूमत यहाँ पर, इंतज़ामिया यहाँ पर क्या इकदाम करती है। बहरहाल जी, रुख हमें अब करना है लातीनी अमेरिका और कैरिबियन ममालिक का, जिन्होंने मौसमी तग़य्युरात के हवाले से मुश्तरका मौक़िफ़ अख्तियार किया है और रजामंदी का इजहार करते हुए इसके असरात को कंट्रोल करने के लिए फ़ंड भी कायम कर दिए गए हैं। ये फ़ंड कब कायम होना चाहिए था, इसमें इतना डिले क्यों हुआ है, और अब ये फ़ंड कायम हो चुका है तो ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, आपसे शेयर करते हैं। लातीनी अमेरिका और कैरिबियन ममालिक ने मौसमी तग़य्युरात और कुदरती आफात से निमटने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने पर रजामंदी का इजहार करते हुए फंड कायम करने की भी मंजूरी दे दी है। फंड कायम करने की मंजूरी और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला मैक्सिको सिटी में होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है, जिसमें इन ममालिक के दर्जन भर सदूर और वज़राए आज़म ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मैक्सिको के वजीर खारजा मार्को एब्राड ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे ब्लॉक ने मौसमी तग़य्युरात के असरात से निमटने के लिए फंड कायम किया है, क्योंकि लातीनी अमेरिका और कैरिबियन ममालिक एक अजीब तजर्बे से गुजर रहे हैं। तरक्याती याफ्ता ममालिक ने वादा किया था कि इस मसले से निमटने के लिए $100 अरब की सरमायाकारी की जाएगी, लेकिन हमने तो इस हवाले से एक सिक्का भी नहीं देखा जो इस हवाले से मुख्तस किया गया हो। उन्होंने कहा कि यह सरासर नाइंसाफी और ज्यादती है कि बहुत से ममालिक वबा के हवाले से वैक्सीन तक रसाई नहीं रखते। इसलिए हमने इस मसले से नबरद आजमा होने के लिए ये हल तलाश किया है कि लातीनी अमेरिका और कैरिबियन ममालिक के साथ दोबारा ऐसा कुछ ना हो। वेनेजुएला के सदर निकोलस मेडोरो का कहना था कि हम मुज़ाकरात और बातचीत पर यकीन रखते हैं और यहाँ एक दूसरे पर तनकीद करने की बजाय एक दूसरे के हाथ थाम कर आगे चलने के लिए इकट्ठे रहे हैं। मैक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुअल का कहना था कि मैक्सिको आप सबका घर है, आप यहाँ खूब लुत्फानंदोज हों, खैरियत से अपने ममालिक को जाएं और फिर दोबारा यहाँ आएं। उन्होंने कहा कि लातीनी अमेरिका और कैरिबियन ममालिक आपस में बहन भाइयों की तरह हैं। ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो ने गुज़श्ता साल ये कम्युनिटी छोड़ दी थी। अर्जेंटीना के सदर अल्बर्टो फर्नांडिस काबीना में तब्दीली के बायस इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सके। कम्युनिटी ऑफ लातीनी अमेरिका और कैरिबियन ममालिक की तंजीम कैलिक की बुनियाद 2011 में वेनेजुएला के मरहूम सदर हुगो चैवेज ने रखी थी। और अब अहम खबर है सूडान से, जहां का सरकारी मीडिया बताता है कि फौजी बगावत की कोशिश की गई थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। बगावत करने वाले फौजियों ने सरकारी मीडिया बिल्डिंग पर कब्जा करने की भी कोशिश की। ज़राए के मुताबिक बगावत में दारुल हुकूमत खार्तूम से दरियाए नील के पार अमूद दरमान में सरकारी रेडियो पर कब्जे की कोशिश भी की गई, जिसे नाकाम बना दिया। नाज़रीन, सूडान में 2019 में उमर अल-बशीर की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। उमर अल-बशीर की हुकूमत के बाद सिविलियन मिलिट्री हुकूमत कायम की गई थी। खुद मुख्तार काउंसिल नामी हुक्मरान इदारा रियासती उमूर का जिम्मेदार है और 2024 में इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म भी दिखाई देता है। जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान बगावत को शिकस्त दे चुके हैं और ये बगावत का मंसूबा बनाया किसने था, इस पर तफ्तीश जारी है। मीडिया एडवाइज़र बराए जनरल अब्दुल फताह साबिक़ हुक्मरान उमर अल बशीर के हामियों को इस कार्रवाई का मौजिब तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है।
और बात होगी अंटार्कटिका की, जो ज़मीन पर 5वां बड़ा बर आज़म है और मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ है। नाज़रीन, ज़मीन पर बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से यहाँ की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और साइंसदानों ने ये बताया है कि अगर इस कुतुब जुनूबी में बड़ी सारी बर्फ़ तहलील हो गई तो दुनिया भर के समंदरों में पानी की सतह 58 मीटर तक बुलंद होने का इम्कान है, जिससे साहिली शहरों को शदीद खतरात लाहिक हो सकते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अंटार्कटिका को बर्फीला बरआज़म भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर सू बर्फ फैली हुई है और दुनिया का 60% ताज़ा पानी भी यहीं पाया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यहाँ वसीओ अरीज फैली बर्फ की तह है, जो अब ज़मीन पर बढ़ती मुद्दत से तेज़ी से तहलील होकर पानी की शक्ल इख्तियार कर रही है। अगर यहाँ की सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया भर के समंदरों में पानी की सतह 58 मीटर तक बुलंद होने का इम्कान है। अब साइंसदान इस तहकीक में मसरूफ हैं कि जमीन पर बढ़ते हुए दर्जे हरारत से अंटार्कटिका के माहौल और उसकी बर्फ की तह पर क्या असरात हो रहे हैं और ये असरात कब तक मुरतब होते रहेंगे। हालिया एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि बर्फ पिघलने के हवाले से किसी भी किस्म की पेशगोई करना आसान नहीं है, बल्कि एक मुश्किल काम है कि किस वक्त तक किस हुज्म में बर्फ पिघल जाएगी। इसलिए इस रिपोर्ट में ताकीद की गई है कि अंटार्कटिका में साइंसी तहकीक के हवाले से मजीद सरमाया लगाने की जरूरत है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से बर्फ की पिघलती तह दुनिया भर के समंदरों में पानी की सतह बुलंद होने का बड़ा सबब है। अगर आज दुनिया भर में जहरीली गैसेस का इखराज बिल्कुल खत्म हो जाए तो भी माहौल में मौजूद मुद्दत और समंदरों के उबलते पानियों से बर्फ पिघलेगी, लेकिन कितना पिघलेगी और किस रफ्तार से तहलील होगी अभी तक गैर वाज़ेह है, क्योंकि अभी तक इस हवाले से होने वाली साइंसी तहकीक नाकाफी है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस खित्ते में हर जगह पर रसाई हासिल करना और बर्फ की तह पर होने वाले मुख्तलिफ असरात को जांचना और परखना नामुमकिन है। इसलिए यहाँ की मुकम्मल मालूमात और इत्तलात का ना होना एक गैर यकीनी की सूरत हाल को जन्म देता है, क्योंकि सिर्फ अंदाजों से कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने से आलमी पानियों में इजाफे के हवाले से एक आलमी तहकीकाती मंसूबे पर काम जारी है, जिसमें बर्फ की तह और मौसमियाती तगय्युरात के माहिरीन मौजूद हैं, जो कुतबी खित्तों में बर्फ पिघल जाने के हवाले से आलमी पानियों की सतह में इजाफे के हवाले से आदादो शुमार इकट्ठे करने में मसरूफ हैं। हालिया तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दुनिया मौसमियाती तगय्युरात के हवाले से पेरिस मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करती है तो इस सदी के आखिर 2100 तक दुनिया भर के समंदरों की पानी की सतह 13 सेंटीमीटर तक बुलंद होगी। अगर मौजूदा सूरत हाल और माहौल में जहरीली गैसेस का तनासुब देखा जाए तो फिर ऐसा लगता है कि समंदरों में पानी की सतह 25 सेंटीमीटर तक बुलंद हो जाएगी। अगर समंदरों की सतह बुलंद होगी तो साहिली शहरों के लिए मुश्किलात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए दुनिया भर के ममालिक को चाहिए कि वो माहौल को जहरीली गैसेस से छुटकारा दिलवाएं और कुरे अर्ज को आने वाली नस्लों के लिए महफूज घर बनाएं। ममालिक को तो कोशिशें करना होंगी, सरबराहान मुमलिकत को करना होंगी, लेकिन हमें भी अपनी अपनी एफ़र्ट्स, अपना अपना किरदार जो है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। एक एक दरख्त लगा लेना मेरे ख्याल में काफ़ी होगा, अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये बर्फ़ का इतना बड़ा हिस्सा जो है पिघले और पूरी दुनिया को नुकसान पहुँचाए। बहरहाल जी, इसी मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।